नमस्कार। मैं गवर्नमेंट कॉलेज अभनपुर से डॉक्टर कीर्ति श्रीवास। और आज मैं जिस चैप्टर के बारे में आपसे बात करूंगी वो है प्रक्रिया लागत लेखांकन। हम सभी जानते हैं कि लागत लेखांकन का प्रयोग मुख्य रूप से किसी भी वस्तु या सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऐसे में जो प्रक्रिया लागत लेखांकन है उसका प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है जो वस्तुएं अंतिम उत्पाद तक पहुंचने के लिए एक से अनेक प्रक्रियाओं से होकर पहुंची है हम तक उपभोग के लिए। ऐसे वस्तुओं के लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर प्रक्रिया लागत लेखांकन का प्रयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों के द्वारा किया जाता है जो निरंतर रूप से वस्तुओं का उत्पादन करते आ रहे हैं, जैसे चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग या कपड़ा उद्योग या जन उपयोगी जो सेवाएं हैं उनके द्वारा भी ये प्रक्रिया लागत लेखांकन मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है। अब ये जो प्रक्रिया लागत लेखांकन है वो लागत की एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग उत्पाद की प्रत्येक प्रक्रिया, संचालन या निर्माण के चरण में लागत का पता लगाने के लिए किया जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया लागत विधि से आशय लागत की उस प्रणाली से है जहाँ किसी उत्पाद को निर्माण की स्थिति में आने के लिए कई प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है। प्रत्येक प्रक्रिया की लागत को ज्ञात करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन के अनुसार प्रत्येक प्रक्रिया लागत ऑपरेशन लागत का वह रूप है जो ऐसे उद्योगों में लागू होता है जहां मानकीकृत रूप से समान वस्तुओं का उत्पादन होता है और ये उत्पादन निरंतर रूप से होते रहता है। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रक्रिया लागत के लक्षण क्या हैं या उसकी विशेषताएं क्या है। तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए कि आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं, सपोज़ जिसका आकार और जिसकी डिज़ाइनिंग सब कुछ एक जैसी हो, उसके लिए हम प्रक्रिया लागत लेखांकन का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज़ मान लो मुझे किसी स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो ऑर्डर करना है किसी टेलर को या किसी कंपनी को। ऐसे में उसका जो आकार है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसका जो कलर है, वो सब कुछ एक जैसे होगा और वो जब यूनिफॉर्म बनकर आएगा तो एक नहीं कई प्रोसेस से गुजरकर हम तक पहुंचेगा। ऐसे में उस यूनिफॉर्म की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना और उसका कॉस्ट प्लस उसकी सेलिंग कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए भी प्रक्रिया लागत बहुत मुख्य रूप से उपयोगी है। प्रक्रिया लागत की जो लक्षण और विशेषताएं हैं उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्रक्रिया का जो फिनिश गुड्स है वो अगली प्रक्रिया के लिए कच्चा माल का काम करता है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक का काम करता है। फिर अगली प्रक्रिया का जो फिनिश गुड्स है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फिर से ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, यानी कि कच्चा माल बन जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि अंतिम उत्पाद के रूप में वो हमारे तक ना आ जाए। साथ ही जब हम प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यदि मैं किसी यूनिट को डाल रही हूँ या किसी प्रोडक्शन में मैं कोई यूनिट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मैंने 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं तो मुझे 1000 यूनिट ही आउटपुट के रूप में मिले। हो सकता है कि मैंने 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया हो और मुझे 900 यूनिट्स या 950 यूनिट ही मुझे आउटपुट के रूप में मिले। ऐसे में दो चीज़ें हमारे पास फिर आती हैं कैलकुलेशन के लिए, एक होता है सामान्य क्षय और एक होता है असामान्य क्षय। अब ये सामान्य क्षय यानी कि नॉर्मल लॉस और असामान्य क्षय यानी कि एबनॉर्मल लॉस, ये दोनों ऐसे कंटेंट्स हैं जो किसी भी प्रक्रिया के प्रति इकाई लागत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर जो एबनॉर्मल वेस्टेज है यानी कि जो असामान्य क्षय है वो किसी भी प्रक्रिया के कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उस यूनिट का पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन के साथ साथ कितना लॉस हो रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में प्रक्रिया लागत लेखांकन एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है। साथ ही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, इन तीनों को कंट्रोल करने में, इन तीनों की कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हमको प्रक्रिया लागत लेखांकन हेल्प करता है। जब हम पहला प्रोसेस बनाते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे किस प्रोसेस से हमारा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रहा है। क्योंकि किसी भी वस्तु का यदि पर यूनिट कॉस्ट बढ़ते जाएगा तो उसका जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा और इससे बाज़ार पर उस वस्तु के मांग पर भी फ़र्क पड़ेगा और उस वस्तु की कीमत पर भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग में ही पता चल जाता है कि उस पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे प्रोसेस तक आने में उस वस्तु का कॉस्ट कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है। अब यहाँ पर जो मुख्य बात हो है वो ये है
कि जो नॉर्मल वेस्टेज है और एबनॉर्मल वेस्टेज है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और प्लस उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जो नॉर्मल वेस्टेज है वो एक सामान्य सही भार डालता है किसी भी प्रक्रिया पर, लेकिन जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसका कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन करना है, कैसे उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी और वो कैसे इफ़ेक्ट डालता है, ये भी हम उसमें जानेंगे। धन्यवाद।